हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। इस सीरीज में हमने आपके लिए बिहार दरोगा का जो नए प्रैक्टिस सेट आ गए हैं वो हमने शुरू कर दिया है, जिसमें कि अब हम लोग कवर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 4। इससे पहले आपके और सभी प्रैक्टिस सेट भी कराए गए हैं और कराए जा रहे हैं लगातार, तो आप उन सभी को भी देख लेंगे। पूरी प्लेलिस्ट में वो सारे कुछ अवेलेबल है। साथ ही साथ इस सीरीज में इसमें आपके टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो इस 30 को हम पूरा कवर करेंगे और आपको जितना जल्दी हो सके हम पूरा कराएंगे। साथ ही साथ आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये सेट डेली 1 चाहिए या 2 भी कि दिया जा सके। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे आपका एग्ज़ाम 26 दिसंबर को होने वाली है, तो इसी डेट को पकड़ते हुए आपको अच्छे से अभी तैयारी में लगे रहना होगा। और जहां पर जो भी प्रॉब्लम होता आप हमसे कमेंट करके या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आपके सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी आपके लिए है कि जो लोग 4 दिसंबर को बिहार दरोगा की एक ओपन टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है गांधी मैदान पटना में, तो आप लोग ज़रूर आएंगे। उस दिन आपकी बाकी और सारी डिटेल हम ग्रुप में बताएंगे। उसके लिए आप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लेंगे, व्हाट्सएप या टेलीग्राम को, तो वहाँ ज़रूर आप ज्वाइन कर लेंगे। और आज का सेट नंबर 2 देखेंगे। सेट नंबर 1 ऑलरेडी आपको हमने प्रोवाइड करा दिया है, तो 1 को ज़रूर आप देख लेंगे। तो आइए चलेंगे आज के प्रश्न को देखेंगे, कैसे प्रश्न है और आपकी कितनी तैयारी है। कमेंट में आप आखिरी में ज़रूर बताएंगे जय हिंद के साथ टोटल आपके नंबर कितने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है? समुद्र, वन, मृदा, विघटित तेल भंडार। तो आंसर करते चलेंगे आप लोग भी, जितना जो समझ में आएगा उस हिसाब से। और टोटल आप अपना मार्क्स भी नोट कर लेंगे, कितना आखिरी में आता है आप हमें बता देंगे मैसेज में, कमेंट में। आगे है कि प्रश्न है कि कौन सा कार्बन प्राकृतिक सिंक नहीं है? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विघटित तेल भंडार जो है ये कार्बन से संबंधित नहीं है। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की सर्वप्रथम जो लागू की गई वह था 1974। कभी कभी इस पे हमसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? तो संशोधन की बात करेगा तब 1988। तीसरा प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो? तो महाबोधि मंदिर जो ये संबंधित है, ये मुख्य रूप से बिहार के गया से, बोध गया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, ये वही महाबोधि मंदिर है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चौथा प्रश्न है कि किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए औसतन 27 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो ये जो फसल का नाम बताना है, तो आपको पता होगा कि कोई भी जो फसल जो 27 डिग्री सेल्सियस से 100 सेंटीमीटर के अंतर्गत जो वर्षा चाहता है वो हमारे ऑप्शन के हिसाब से चावल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में अगर देखा जाए कि सबसे अधिक चावल उत्पादक देश में अगर बात किया जाए तो चीन और हमारा भारत जो है दूसरे स्थान पे। कभी कभी ये पूछ लेता है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तब पश्चिम बंगाल वर्तमान में चावल में प्रथम स्थान पे मौजूद है। पांचवा प्रश्न है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कटक, जो कि कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है जी। और इसमें अगर हम बात करें केंद्रीय से हट करके अगर इंटरनेशनली रूप में, तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पर है? तो वह है फिलीपींस के मनीला में। और ये वही मनीला है जहाँ पर हमारा एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी की स्थापना, मतलब कि वहाँ पर मुख्यालय है। और एडीबी की अगर हम बात कर ले तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर की अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है। तो अंकलेश्वर की बात करें तो ये किसके लिए जाना जाता है? तेल, प्राकृतिक तेल यानी कि, और ये पेट्रोलियम से संबंधित है। अंकलेश्वर की बात करें तो ये गुजरात राज्य में मुख्यतः स्थित है।
प्रश्न है हमारा 7वां कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए लक्षद्वीप, तो आपको पता होगा कि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है और अरब सागर के तरफ स्थित होने के कारण उससे सटा हुआ जो मुख्य राज्य दिखाई देता है वह केरल होता है और केरल के कारण केरल की भाषा मलयालम और यही कारण लक्षद्वीप की भी भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप की अगर बात किया जाए तो लक्षद्वीप जो है कि एक प्रवालीय द्वीप है जो कि केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत काम करता है और लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 8वां प्रश्न देखेंगे कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की अगर बात किया जाए तो आप ऑप्शन में देखेंगे श्रीहरिकोटा, मुंबई, तिरुवनंतपुरम और कलपक्कम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कलपक्कम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और हमारे पास बहुत सारे परमाणु केंद्र है, जैसे कैगा है, रावतभाटा है, तारापुर है, रूपपुर है, कुंडनकुलम है, नरौरा है। ये सभी अलग अलग विभिन्न जगहों पर मौजूद है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है। ऑप्शन देख लेंगे तो मोहम्मद हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम, रामास्वामी वेंकट रमन और शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं, ये हमारे डायरेक्ट राष्ट्रपति के रूप में पद स्थापित हुए थे, जो कि 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर की किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत विल्हेम बुंदत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। प्रश्न है हमारा 11 नंबर की भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुई थी 1951 में हुआ था और इस समय कौन सी अनुसूची को, तो 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था और ये वही 9वीं अनुसूची है जिसमें कि भूमि सुधार से संबंधित बात कही गई है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे कि फूल में गर्भ केसर है। तो फूल में जो गर्भ केसर जो होती है, गर्भ यानी गर्भ धारण करने का बात कर रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मादा प्रजनन अंग। ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर प्रश्न है कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो नवकलेश्वर उत्सव का अगर संबंध देखा जाए, हम बात करें तो राज्य होगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी आप आंसर करते चलेंगे सारे लोग। तो ओडिशा की अगर बात करें तो ओडिशा में ही आपका पुरी जगन्नाथ मंदिर भी स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर कहता है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो गोदावरी नदी जो कि दक्षिण भारत में मुख्यतः बहता है और इसके बारे में चर्चा करें तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर की होती है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है। जी 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 बिल्कुल। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है कि भारत में भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया। करेंट से संबंधित प्रश्न है तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान ने शुरू किया था। भूटान की राजधानी थिम्पू। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो यह बने हैं, ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, अभिमन्यु मिश्रा। आगे हमारा प्रश्न है 17 नंबर कहता है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2020 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स में अगर देखा जाए तो इसको 20वां स्थान मिला था भारत को। 18 नंबर की प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन हो गए। तो विराट कोहली, और ये हमारे पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे थे। वर्तमान में कप्तान कौन है, हाँ रोहित शर्मा को बनाया गया। 19वां प्रश्न है कि योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर का कहाँ उद्घाटन किया गया। योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम जो बनाया गया है ये किया गया है गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी। ये गोरखपुर जो है योगी आदित्यनाथ से संबंधित ये क्षेत्र पड़ता है।
20 नंबर की प्रश्न देखेंगे, साइंस से है कि यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान 2 गुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः क्या होगा। तो जब भी ध्यान रखेंगे इसका जो आंसर पे कि जब भी अगर रेडियो सक्रिय नमूना का द्रव्यमान 2 गुना होता है तो नमूना की सक्रियता बढ़ती है और विघटन नियतांक समान रहती है। ऑप्शन नंबर ए करेंगे। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर धन आयन है, ए यानी कि अल्फा, बीटा, गामा या एक्सरे। तो जब भी बात करेगा धनात्मक आयन की तो धनात्मक हमेशा अल्फा पर होता है, अल्फा कन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नहीं अल्फा। अगला देखेंगे 22वां प्रश्न है कि किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया है। तो बोर मॉडल को बदलने वाला है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोमरफेल्ड। ऑप्शन नंबर सी करेंगे, सोमरफेल्ड से संबंधित है। सोमरफेल्ड ने ही कहा था कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यहाँ पर किसको रूपांतरित किया है, बोर मॉडल को। तो अगर हम बोर मॉडल की बात करें तो परमाणु नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऐसी कक्षा की स्थैतिक कक्षा के रूप में जाना जाता है। ये बात कहा था बोर ने। 23वां प्रश्न देखेंगे कि नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात किस नियम की पुष्टि करता है। तो ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात को पुष्टि करने वाला गुणित अनुपात का नियम ऑप्शन नंबर बी होती है। 24वां प्रश्न देखेंगे, स्टैटिक है आपका कि जायकावाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है। तो जायकावाड़ी परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है और कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके बारे में भी हमने चर्चा पिछले प्रश्न पे कर चुके हैं। 25वां प्रश्न है कि सबरी कार्तिक कौन है। तो सबरी कार्तिक का जो संबंध है ये प्लेयर हैं और किससे संबंधित है, तो कराटा खेलती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियनशिप। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि डिब्रू साइखोवा, नामेरी एवं ओरांग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है। तो ये सभी जो हमें दिखाई देगा असम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। और असम से अभी आपने हाल फिलहाल में करंट में भी पढ़ा होगा कि दिहिंग पटकाई और रायमोना वहाँ के 2 नए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, टाइगर रिजर्व के रूप में बना दिया गया है। तो ये दोनों को ध्यान में रखेंगे। हाँ, असम में वर्तमान में 7 है, दिहिंग पटकाई 7वां है जो कि हाथी से संबंधित है। अगला है 27वां प्रश्न की भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं। तो भारतीय मुद्रा का जो नोट है ये मुख्य रूप से हमें मुद्रित होती है, ऑप्शन में देखेंगे नासिक। अगर यही कभी पूछ लेता है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है ये नासिक में स्थित है, और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की जब बात करेगा सिक्योरिटीज वाला तो हैदराबाद, और सिक्योरिटी पेपर मिल की जब बात करेगा तो होशंगाबाद होता है। तो ये 2-3 प्रश्न जो है कि अक्सर कंफ्यूज करता है, तो इस पे ध्यान दे लेंगे। चलते हैं 28वां प्रश्न की ओर। कहता है माले किस देश की राजधानी है। तो माले जो है मालदीव की राजधानी होती है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। चलते आगे। 29वां प्रश्न है कि प्लैनेट 9 क्या है। तो प्लैनेट 9 की अगर बात किया जाए तो ये एक प्रकार का बाहरी सौर प्रणाली से प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर कहता है मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है। ये आपके वर्ल्ड से संबंधित प्रश्न है। तो मसाई मारा जो नेशनल पार्क है ये मुख्य रूप से केनिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है केनिया का जो मसाई मारा है ये अफ्रीकन सफारी के लिए प्रसिद्ध है, और इसी अभ्यारण्य को यानी कि मसाई मारा अभ्यारण्य को हम शेरों का देश भी कहते हैं। और अगर कभी प्रश्न पूछ ले कुछ विस्तृत में तो इसमें ध्यान रखिएगा कि मसाई जो जनजाति है, मसाई जनजाति केनिया, तंजानिया और युगांडा में पाया जाता है, मसाई जनजाति।
आगे देखेंगे 31वां प्रश्न है कि रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो रिएक्टर पैमाने के बारे में अगर बात करें तो कहता है इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया। दूसरा है यह एक लघुगणकीय फॉर्मूला है यानी कि पैमाना है। तीसरा है इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। और चौथा कहता है कि 8-9 की तीव्रता हल्का होता है। जिस दिन 8-9 की तीव्रता भारत में आएगा भारत ऊपर से नीचे हो जाएगी, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। और ध्यान में रखेंगे भूकंप जो होता है 3 प्रकार से आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक लॉन्गिट्यूडनल जो होती है, उस तरह से 3 होते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन 1944 ईस्वी में हुई थी। और इसी दो के समय में हमारा जो वर्ल्ड बैंक और IMF है इसका निर्माण यहाँ से किया गया था। 33 नंबर प्रश्न कहता है मिलान कीजिए। मिलान करना है तो देखेंगे 33 का आंसर आप मिला लेंगे ऑप्शन नंबर ए और मिलान कर लीजिए। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, दक्कन एजुकेशन ऑफ सोसाइटी जी अगरकर और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। 34 नंबर प्रश्न कहता है K2 पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं। K2 पर चढ़ने वाला, K2 यानी जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, तो इस पर चढ़ने वाला शेहरोज काशिफ ऑप्शन नंबर बी। 35वां प्रश्न है कि ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बन गया। तो ये नया द्वीप जो बन गया है जापान में बन गया है। 36 नंबर प्रश्न है करंट से ही संबंधित है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई-कॉमर्स कितने प्रतिशत बढ़ गया है। तो भारत में कुल ई-कॉमर्स की जो बढ़ोतरी है लगभग 25%। 37 नंबर प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनाया था। शालीमार बाग, चार बाग, इस तरह से प्रश्न दिखाई देता है। तो जब बात करेगा शालीमार बाग की तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित जहांगीर ने बनवाया था। आराम बाग की स्थापना अकबर करता है और चार बाग की स्थापना बाबर करता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 38वां प्रश्न है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा प्राप्त की थी। तो मुगल चित्रकारी जो है जहांगीर से ही संबंधित है। 39वां प्रश्न है कि अरुणा आसाफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो इनको अरुणा आसाफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे 40 की बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। यानी कि कार्ले चैत्य गुफा जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र के लोनावला नामक जगह है वहाँ पर ये स्थित है। 41 नंबर प्रश्न कहता है मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है। तो मालविकाग्निमित्रम जो है ये कालिदास की प्रमुख पुस्तक के रूप में जाना जाता है। कालिदास की कुछ और पुस्तकों में कभी कभी पूछा जाता है, मेघदूत, रघुवंशम, ऋतु संहार, ये सभी उनके प्रसिद्ध पुस्तक हैं। अभिज्ञान शकुंतलम भी है जी। 42वां है कि वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो वर्तमान में जो हमारा झंडा है इसे पिंगली वेंकैया जी ने बनाए थे, ऑप्शन नंबर सी। और हमारे झंडा का जो रेशियो है लंबाई और चौड़ाई का 3:2 के रूप में होता है, जिसमें 24 लकीर है और रंग आपको पता ही होगा केसरिया, श्वेत और हरा होता है। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का नाम क्या है। पाक्षी, नागी, नकटी या कलक। ये कलक है, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। मगर ये कलक नहीं, कलरब कर लेंगे इसको, ऑप्शन नंबर डी को कलरब कर लेंगे। ये लिखा हुआ मिस प्रिंट है, कलरब कर लेंगे। ये जमुई जिला में स्थित है, नागी नकटी अभ्यारण्य है जमुई में। अगला देखेंगे 44वां कहता है कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने संयुक्त अधिवेशन जो किया था, तो वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में किया गया था। और इसके अध्यक्ष के रूप में अंबिकाचरण मजूमदार थे।
प्रश्न हमारा 45वां कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों के अग्रगामी माने जाते हैं। तो 19वीं शताब्दी में जो है ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है और इन्हें भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में, भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति के रूप में, और इन्होंने ही पाश्चात्य शिक्षा का भी विकास किया था। बहुत सारी कहानियां हैं इनके बारे में, कुछ समाज जैसे कि ब्रह्म समाज की भी स्थापना किए थे और भी घटनाएं इनसे संबंधित है। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। 46वां प्रश्न कहता है कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो जब बात आएगी आगरा नगर की स्थापना की तो सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया था। चलते अगला प्रश्न की ओर। 47वां कहता है कि कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी। तो कोलंबस जो किया था वह था क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम से जानने वाला अमेरिका की खोज किया था, जो कि 12 अक्टूबर 1492 को खोज की थी। 48 नंबर का प्रश्न देखेंगे, क्या कहता है कि यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहां से होता है। यूरोप में चांदी का आयात जो है ये मैक्सिको से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। और विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी भी यहीं पर पाया जाता है, मैक्सिको में। कभी अगर प्रश्न हमसे पूछ ले भारत में कहाँ पर पाया जाता है तो राजस्थान में पाया जाता है ना। और विश्व में सर्वाधिक सोना की अगर बात कर ले तो चीन में पाया जाता है। चलते अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 49वां कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। इंटेलिजेंस, कॉन्सेंट, स्पीड, एक्यूरेसी और डाटा स्टोरेज। तो ये आप ऑप्शन देख करके ही डायरेक्ट बना सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है इंटेलिजेंस कॉन्सेंट कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। 50वां है कि समान परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है। तो ऐसे समय में म्यूकस जिसे कहते हैं बलगम, म्यूकस होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न हमारा 51वां कि शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है। ये कैरन से ही संबंधित पुस्तक है, तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, सवा नकवी से, है ना। और ये जो शेड्स ऑफ सैफरॉन है ये फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी का जो काल है उसको इसमें दर्शाया गया है। चलते हैं 52 नंबर की प्रश्न कहता है कि भारत का 100वां यानी कि 100 नंबर का अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था सितंबर 2012 में शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। और अगर हम कह दें कि पहला कब किया गया था तो 1975 में आपको पता होगा कि आर्यभट्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। 53 नंबर प्रश्न है कि पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन का, ऑप्शन नंबर बी सही, सॉरी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। 53 का ए कर लेंगे, नाइट्रोजन। हाँ। 54 नंबर है कि सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है। प्रश्न को समझेंगे, न्यूरॉन के किस भाग में होता है, तब हमारा आंसर हो जाएगा दुम्रास्म भाग में। तंत्रिका तंत्र जो आपने बताया ये न्यूरॉन की इकाई मानी जाती है जी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रुमास्म। 55 नंबर की प्रश्न आपके मैथ का है, आंसर हम बता देते हैं, आप रोक के बना लीजिएगा आराम से फुर्सत में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 55 का। 56 का आपका ऑप्शन नंबर भी डी हो जाएगा और एक रिंग वाला है। 57 का आप बनाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आगे चलेंगे, 58 जो है आपका मैथ ही है तो 58 का भी ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। और 59 का देखेंगे, 59 भी आपका ये दूसरी संख्या ज्ञात करने वाले आप जानते होंगे, पहली संख्या गुने लसा बटा जो दूसरी संख्या या मसा होती है वो ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। क्लियर, आगे चलेंगे। 60 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अगर बात किया जाए तो जयप्रकाश नारायण का संबंध है और इसकी स्थापना 1931 में किया जाता है। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। खिलाफत आंदोलन के समय क्या होता है कि मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम में जो मतभेद है इसकी कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
62 नंबर है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो लाहौर अधिवेशन में इसको प्रस्तुत किया गया था 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर का प्रश्न कहता है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो पहली बार इनको गिरफ्तार किया गया था वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, जो कि 1930 में हुई थी, उस समय इनको गिरफ्तार किया गया। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की थी? यहाँ पर बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की बात कर रहा है तो वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। जब शुरुआत की बात करता है तब कॉर्नवालिस होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब भी श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करेगा उसका लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलेगा। 66 कहता है कि एक लड़का का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक जाता है और वापस वहीं पर नीचे आ जाता है, उसका काम क्या हो गया? तो 0 सन्नाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कार्य हमेशा ये कहता है कि आपने जितना दूरी तय किया है एकांक समय में वो होता है। आप अगर रिटर्न उसी जगह पर आ जाएंगे तो आपका काम जो है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होना जरूरी होता है। 67 है कि साधारण तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? तो साधारण तुला जो काम करता है ये बल युग्म के सिद्धांत पर काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए। 68 है कि 8 डायोप्टर तथा -10 डायोप्टर के दो लेंस को जोड़कर एक लेंस बनाया गया है। इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी क्या होगा? तो आप इसको बनाएंगे, आपके न्यूमेरिकल के तौर पे है। तो अगर हम एक बताएं कि लेंस की क्षमता की बात क्या होती है फॉर्मूला, तो P1 प्लस आप P2 कर देंगे तो आप इतना समझदार हैं कि 8 और -10 को घटाएंगे, मतलब 8 प्लस -10 करेंगे तो -2, यानी कि -2 आप देख लीजिए। बाकी एक और देख लेंगे तो इसका F यानी कि फोकस दूरी बराबर होता है 100/P। P यानी कि आपका जो दिया रहता है फोकस दूरी आता है, लेंस की क्षमता आता है, उसको P बोलते हैं। तो उसमें 100 से आप 2 से भागा करेंगे तो 50, यानी कि -2 और -50। ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा 69 नंबर कहता है कि भारत में 16 वन पाए जाते हैं। यहाँ पर 16 वन की बात कर रहा है तो 16 शब्द को ही हम कोलाई या ठंडा वन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 3 एवं 4, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी पर, अन्नामलाई की पहाड़ी पर और पालनी पहाड़ी पर। अगर सीधी भाषा में हम इसको कह दें कि कहाँ पर, तो ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में पाया जाता है। राइट, आगे चलेंगे। 70 नंबर प्रश्न है कि मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? मैंग्रोव वन की बात करेगा तो इसके लिए हमें आवश्यक कारकों के रूप में लवणीय दलदल होनी चाहिए, ज्वारीय संकरी खाड़ी होनी चाहिए और पंक मैदान यानी कि कीचड़ वाला मैदान होना चाहिए। वर्षा की आवश्यकता उस तरह से नहीं दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। 71 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में नहीं है ये, और ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, आचान कमार छत्तीसगढ़ में और फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय में। प्रश्न आया होगा कि कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कोरिंगा जो है कोढ़िया आंध्र हो गया, यानी कि आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है, बाकी अन्य सभी आपके सही है फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य। और 1 मिनट और ध्यान देंगे, फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय में नहीं, नागालैंड में। नीचे कूट वाला आंसर है ना, तो इसमें फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य भी देख लेंगे तो ये नागालैंड में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 ऑप्शन खोजेंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? कोरिंगा जो है आंध्र प्रदेश में होगा और फाकिम जो है ये नागालैंड में है, इतना ध्यान रख लेंगे, बाकी सभी सही है। 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये युग्म है और इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये ढूंढना है। तो आप ढूंढेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा कि 1, 2, 3 ये सभी के सभी अपने अपने जगह पे क्या है? सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा दीफू दर्रा
स्थित है? 73 देखेंगे। दीफू दर्रा जो स्थित है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कुछ और छोटे छोटे दर्रा जो अक्सर पूछ लेता है, तो एक बार आप सुन लेंगे ध्यान से। आपका दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर, माना दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, आप याद रख सकते हैं लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में, और जलेपला दर्रा आपके सिक्किम में स्थित है। आगे देखेंगे 74 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है? तो कपास की खेती जो पेटी जो कहा जाता है वो मिसिसिपी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कॉटन बेल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। अगर भारत में बात कर ले तो काली मिट्टी में उपजाऊ होने वाला गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। 75वां प्रश्न है कि केन नहर निम्नलिखित परियोजना उत्तर प्रदेश एवं अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो केन परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ये सभी प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। इस बार टोक्यो से एक न एक, टोक्यो या फिर पैरालंपिक, ये दोनों से प्रश्न में दिखाई देगा। तो टोक्यो ओलंपिक जो है इसमें सबसे ज़्यादा 139 पदक के साथ अमेरिका रहा था। अगला है 77 की निकोल पासियान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने? निकोल पासियन, तो ये हो जाएगा आर्मेनिया का, ऑप्शन नंबर सी। अंबुबाची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अंबुबाची महोत्सव हमेशा असम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 79 है कि अदिति अशोक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल की प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से भाग ली थी? तो अदिति अशोक का संबंध है गोल्फ से, और ये ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली गोल्फर, मगर ये ध्यान रखेंगे कि ये कोई भी पदक नहीं जीती है, चौथे नंबर पर रही है वर्ल्ड में। 80 नंबर प्रश्न है कि यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल की है? तो ये इस बार वर्तमान में जो किया गया है 6 स्थल को शामिल किया गया है। 81 नंबर देखेंगे कि मानव शरीर में दो हड्डियों को आपस में कैसे जोड़ी जाती है? तो इसको जोड़ने के लिए हम लिगामेंट का प्रयोग करते हैं, जो कि अस्थिबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। एक प्रश्न हमसे पूछता है टेंडन के बारे में। तो टेंडन जो होता है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ेगा। अगला है 82 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्supial का उदाहरण है? तो मार्supial के उदाहरण के नाम से आपको ध्यान में रख लीजिएगा कंगारू। कंगारू का जो आगे वाला जो होता है ना, जिसमें थैली बोलते हैं, मार्supial का मतलब थैली होता है, उसको बोला जाता है। अगला है कि रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों में पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं? तो इकोसिस्टम की संपन्नता को हम यूट्रोफिकेशन के नाम से जानते हैं। 84वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत के रूप में जाना जाता है वह है गाजर, ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर प्रश्न कहता है हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो शरीर में नमक की मात्रा 0.04%, ऑप्शन नंबर सी। 86 है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? टीबी से संबंधित जब हम वैक्सीन का प्रयोग करते हैं तो बीसीजी बैसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन के नाम से जाना जाता है। 87 है कि इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत अगर आप देख लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा भूमि एवं भवन पर टैक्स जो है राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। राज्य सूची में वर्तमान में आपके 66 विषय भी शामिल है। 88 नंबर कहता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित की गई है? तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात कर रहा है तो 47, कभी अगर एससी की बात कर दे तो 84 याद रखेंगे। 89 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है? तो ये राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करेगा, उसके उद्देश्य का उपाय सुझाएगा और दिशा निर्देश देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो जो योजना आयोग से संबंधित ही ये काम करता है, योजना आयोग ने ही इसको स्वीकृति 1952 के अंतर्गत दिलवाया था। जबकि अगर योजना आयोग 1952 वाला है, जब अगर पर्सनल पूछ दे हमसे एनडीसी की स्थापना यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब होती है, तो भी 1952 में ही होता है। कब? 6 अगस्त को।
90 नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच का क्या संबंध है। तो बीच का संबंध ये होता है कि ये मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा, बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसके संचालन, निर्माता, निर्देशक और संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 91 है कि पीडीएफ में शायद धुंधला दिख रहा होगा आप लोग को। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है। न्यायालय के पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है। तो अर्थ ये होता है कि संसद द्वारा कोई भी कानून होगा उस पर संवैधानिक जांच करेगा, उसके कार्यपालिका के आदेश की संवैधानिक जांच करेगा और संविधान के विरुद्ध अगर कुछ भी असंवैधानिकता रहता है तो भी घोषित करेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके बारे में चर्चा न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 137 में दी गई है। अगला देखेंगे 92 है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित करता है। तो हमारे पास पता होगा 3 तरह के आपातकाल है। तो 352 का प्रयोग करके हम राष्ट्रीय आपात का प्रयोग करते हैं, 356 से हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं और 360 से हम वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन करते हैं। 93 है कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी। तो आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से 1944 वाला जो हुआ था, 1945 में आईएमएफ की स्थापना की जाती है। 94 है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है किससे। तो इसे मापा जाता है स्थिर दाम पर। अगला प्रश्न हमारा 95 कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। तो ये किससे प्राप्त होगा, तृतीय सेक्टर से, टर्शरी सेक्टर से। 96 है भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लौह इस्पात कंपनी कौन सा है। सफल पूछ रहा है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही कर लेंगे, टिस्को। टिस्को जो कि बना था आपका 1907 में। 97 है 1907 में टिस्को की स्थापना होती है और रतन जो टाटा थे, जमशेद जी टाटा, उनसे संबंधित। अगला प्रश्न है 97 निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो ध्यान देंगे बिहार में जो स्थित है 97 का ए हो जाएगा अनुपम झील, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बिहार वाला, तो अनुपम झील हो जाएगा। अनुपम झील कहाँ स्थित है, तो बिहार के कैमूर में स्थित है। अन्य सभी में अगर आप देख लीजिए तो सांभर आपका राजस्थान में हो जाएगा, जयपुर में है। सुखना झील और कामा झील ये दोनों हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित। हाँ तो चंडीगढ़ कहाँ पड़ता है, हरियाणा के अंतर्गत ना। क्षेत्र में आप क्षेत्र विशेष में बोलिएगा तो चंडीगढ़ ठीक है, और कामा झील हरियाणा। आगे आएंगे 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। धारवाड़ क्रम का कौन सा नहीं है, तो हमारा रोहतास जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारवाड़ नहीं है। ये विंध्यन प्रकार के आते हैं रोहतास। 99 है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पोडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो पोडमोंट स्वैम्प मिट्टी जो है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण। अगला देखेंगे आखिरी प्रश्न है 100 नंबर कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। और इससे संबंधित अनुच्छेद आपको 324 से 329 के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो ये रहा पूरे के पूरे आपके 100 प्रश्न। हमने आपको पीडीएफ में आंसर की भी दे दिया है, वो आप जिनके पास नहीं है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से कहीं से भी जाके डाउनलोड कर लेंगे। आप कमेंट में बताएंगे कि आपके टोटल कितने सही हुए और कितने गलत होते, यानी कि आप टोटल मार्क्स बताएंगे कितने सही कितने गलत, और साथ ही साथ वीडियो को एक बार लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। आप लोगों तक शेयर नहीं करते हैं, इस कारण से थोड़ी सी डिमोटिवेट हो जाते हैं हम, इसलिए आप शेयर करते रहें, लाइक कमेंट करते रहेंगे। साथ ही साथ फिर से आपको बता दूं कि एक नीचे ग्रुप दी गई है टेस्ट के लिए, ओपन टेस्ट है जो कि 4 दिसंबर को ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर जाएंगे, ग्रुप से ही हमें पता चलेगा आप कितने लोग आने वाले हैं। सिर्फ वही जुड़ेंगे जो आएंगे, दरोगा का ही तैयारी कर रहे हैं, वो पटना में होने वाला है 4 दिसंबर को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेट में। आप लोग का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।